नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब ये क्या है देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश अल्प विकसित थे, अनडेवलप्ड थे। यानी कि ये जो लाल कलर वाली आपको कंट्री दिख रही है, इसमें लाल कलर वाली कैसा कंट्री, लाल कलर वाली जो ये कंट्री दिख रही है ये कैसा है, अनडेवलप्ड कंट्री है, अनडेवलप्ड। यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, और क्योंकि उस समय आज़ादी हुए थे ये सब। इन देशों की सहायता के लिए 1972 में, कब 1972 में अंकटाड, कौन, अंकटाड ने एक सम्मेलन किया, बैठक किया। किन देशों की सहायता के लिए, तीसरी दुनिया के देशों की सहायता के लिए, तीसरी दुनिया के देशों की सहायता के लिए 1972 में, कब 1900, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डेट भी, और ये इनका फुल फॉर्म भी आता रहता है बार बार, तो ध्यान दीजिएगा। 1972 में अंकटाड ने एक सम्मेलन किया। अब ये अंकटाड है क्या, तो ये एक संस्था है। जैसे सीबीएसई आपका जो बोर्ड है, सीबीएसई एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है। सीबीआई एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल उसी तरीके का ये अंकटाड संस्थान है, यानी कि इंस्टीट्यूशन है, और ये विश्व के देशों को मदद करता है, अलग अलग देशों को मदद करता है, इसका काम ये है। तो सम्मेलन किया, आगे क्या होता है, इस सम्मेलन के बाद एक रिपोर्ट छपी, यानी एक रिपोर्ट छापा गया। अब एक रिपोर्ट होता है या कहानी होता है तो उसका टाइटल भी होता है, तो उसके टाइटल को क्या कहा गया, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। क्या नाम था टाइटल का, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई थी, तो सबसे पहला, अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त होगा। यानी कि जो अल्प विकसित देश थे, जो गरीब देश थे, उनके पास भी प्राकृतिक संसाधन थे, जल थे, उनके पास जल थे, जंगल थे, ज़मीन थे, उनके पास कोयला होता था, उनके पास अलग अलग धातु होता था, उनके पास तेल था। लेकिन क्या ये गरीब देश खुद इसका इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल भी नहीं करते थे। इनके संसाधनों का इस्तेमाल अमीर देश करते थे। गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को डराते थे, धमकाते थे, डरा धमकाकर, कर्जे में फंसाकर और अन्य तरीके से उनके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे। इसलिए अंकटाड ने कहा कि अब विकसित देश को भी नहीं दोहन करेगा, उसके संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा, अब वो खुद अपना उपयोग करेगा या प्रयोग करेगा। कौन? अल्प विकसित देश। तो इसलिए ऐसे विश्व को या अर्थव्यवस्था को नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। अब चूंकि छोटे छोटे देश थे, वो देश अपना टेक्नोलॉजी तो बना लेते थे, लेकिन जो बड़े बड़े देश थे यानी कि अमीर देश थे, उनके बाजारों तक नहीं पहुंचती थी, जिसके कारण इन देशों को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो इसलिए अंकटाड ने कहा कि अब जो भी छोटे छोटे देश टेक्नोलॉजी बनाएगा, मशीनें बनाएगा, उनको हम बड़े बाज़ारों तक, अमीर देशों के बाज़ारों तक भी पहुँचाएंगे। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। यानी कि जो अमीर देश हैं और अमीर देश ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है और गरीब देश उस टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है, तो गरीब देश को अमीर देश कम रुपया में यानी कि कम कीमत में देगा वो टेक्नोलॉजी। कुछ भी हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, एग्रीकल्चर में प्रयोग करने वाले कोई इक्विपमेंट्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, WTO है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब में इनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। कि इनके अल्प विकसित गरीब देशों की, क्योंकि यहाँ तक इनकी पहुँच थी ही नहीं। तो ये 4 बातें था, ये इंपॉर्टेंट है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा।
अब इनका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार नहीं, बार बार पूछा जाता है कि अंकटाड का फुल फॉर्म बताओ। तो अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी इनको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ट्रेड यानी कि व्यापार, और एंड यानी कि और, डेवलपमेंट यानी कि विकास। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। आज समझ में ये होगा, तो ये देख लीजिएगा, अंकटाड का ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, शीत युद्ध और सैन्य संधि। शीत युद्ध के दौरान दो टीम आमने सामने थी, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन का कैप्टन या जो नेता था वो अमेरिका था, पूर्वी गठबंधन का कप्तान या जो नेता था वो सोवियत संघ था। इन दोनों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो रहा है, यानी कि शीत युद्ध हो रहा है। दोनों अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ हथियारों को भी बढ़ाने लगा था दोनों देश। इसका परिणाम यानी कि रिजल्ट ये आया कि जैसे ही दोनों देश यानी दोनों गुटों के कप्तान यानी अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने देशों की संसाधनों का प्रयोग सेना पर ज़्यादा करने लगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपना पैसे यानी कि जो अमेरिका के पास पैसा था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल, रुपए का इस्तेमाल, मनी का इस्तेमाल किस पर करने लगा? हथियारों पर करने लगा। सोवियत संघ भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल हथियारों पर करने लगा, जिसके कारण इन दोनों देशों की जो डेवलपमेंट एकदम धड़ल्ले से प्रोग्रेस पर थी वो रुक गई। अब दोनों देशों को लगा कि अगर यही स्थिति रहा और दोनों देश हथियारों की होड़ में हथियारों पर ही खर्चा करते जाएंगे पैसा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए दोनों देशों ने इन बर्बादी से बचने के लिए कुछ समझौता किए। क्या किए समझौता? देख लेते हैं। 4 समझौता किए और चारों को हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है एलटीबीटी। क्या है? एलटीबीटी। और एलटीबीटी का फुल फॉर्म लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यह संधि सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को में हुई। सोवियत संघ की राजधानी कहाँ थी? मॉस्को। वहां पर यह समझौता हुआ दोनों के बीच। दोनों देश के राष्ट्रपति गए थे बात करने के लिए यहाँ पर। सोवियत संघ के तो वहीं पर थे और अमेरिका के गए थे। इस संधि पर 5 अगस्त 1963 को, कब? 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किया। 3 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। किस पर? एलटीबीटी पर। और एलटीबीटी का फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष यानी जो अंतरिक्ष है, और पानी के अंदर यानी कि जो समंदर है, वाटर है, नदियां है, परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि ये संधि कहती है या ये समझौता कहता है कि ना तो आप परमाणु परीक्षण वायुमंडल में कर सकते हैं, ना बाहरी अंतरिक्ष में कर सकते हैं, और ना ही पानी के अंदर कर सकते हैं। परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया था ना, टेस्ट पे। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से लागू है। देखो ये टॉपिक ज़्यादातर बड़े मार्क्स में नहीं पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं, और ज़्यादातर इनका फुल फॉर्म आता है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। इन जो भी 4 डिस्कशन करेंगे टॉपिक, इन पॉइंट, इनका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसके पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो इसका उद्देश्य भी आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा आसानी से। अगला है एनपीटी। एनपीटी का फुल फॉर्म नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। देखो ये था परीक्षण पर बैन यानी कि टेस्ट पे बैन था, और ये बोला परमाणु अप्रसार यानी कि जो प्रसार हो रहा है यानी कि जो होड़ लग रहा है, सब परमाणु हथियार बना रहा है, उसको अप्रसार किया जाएगा, बैन किया जाएगा। तो इनके नाम से आप इनके उद्देश्य को पता लगा सकते हैं। इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हैं। यानी कि जो देश 1 जनवरी 1967 से पहले हथियार बना लिए हैं, कौन सा हथियार? परमाणु हथियार बना लिए हैं, उसको ही परमाणु संपन्न देश माना जाएगा।
इस संधि के अनुसार अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु संपन्न देश माना गया। कौन कौन? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका 1, सोवियत संघ 2, ब्रिटेन 3, फ्रांस 4 और चाइना 5, इन 5 देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया। इसका मतलब यह हुआ कि इन 5 देशों के अलावा अब कोई भी विश्व के देश, यानी विश्व में जो भी देश है, अब इन 5 देश के अलावा कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। इसलिए भारत इस संधि से खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे। आगे क्या है? इस संधि पर जुलाई 1967 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुआ। यह संधि 5 मार्च 1970 से लागू है और अभी भी लागू ही है। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस संधि का विरोध किया, इन संधि का उल्लंघन क्या नहीं माना, और भारत ने परमाणु हथियार भी बनाया, पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार बनाया। अगला टॉपिक है, यानी कि पॉइंट है साल्ट। और साल्ट का फुल फॉर्म है, पहला था एलटीबीटी, दूसरा था एनपीटी और तीसरा है साल्ट, यानी कि स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। परिसीमन का मतलब होता है उनकी सीमा तय कर देना, यानी कि जो रॉकेट 200 किलोमीटर वार कर सकती है उसको 100 किलोमीटर तक तय कर देना या सीमित कर देना, है ना, परिसीमन है। तो पहला सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मई 1972 में हुआ। इसमें घातक हथियारों का परिसीमन किया गया, यानी कि सीमा तय किया गया। दूसरा सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जून 1972 में हुआ, यह मई 1972, और दूसरा वाला जून 1972, और इसमें भी घातक हथियारों का परिसीमन किया गया। सिंपल। स्टार्ट, साल्ट के बाद आया स्टार्ट, पहला था एलटीबीटी, दूसरा एनपीटी, तीसरा साल्ट और चौथा स्टार्ट। स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। देखो, ये परिसीमन वार्ता और ये न्यूनीकरण संधि। न्यूनीकरण का मतलब कम करना, न्यून करना। अब देखो, इसमें पहला सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में, 1991 में। इसमें घातक हथियारों का न्यूनीकरण किया गया। दूसरा सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1993 में हुआ है, 91-93, और इसमें भी घातक हथियारों का न्यूनीकरण किया गया। यानी इनके नाम को अगर आप ढंग से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसका उद्देश्य आपको पता लग जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है। अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो समाप्त हो गया, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा, और आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। आप लोग बार बार इस चैप्टर को देखने की कोशिश कीजिएगा, और मैंने साधारण से साधारण, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। पीपीटी भी, यानी प्रेजेंटेशन भी सिंपल लैंग्वेज में था, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, और बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। नोट्स भी ज़बरदस्त है, पीपीटी भी ज़बरदस्त है, एक्सप्लेनेशन भी ज़बरदस्त है, और ये सब साधारण शब्दों में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आप लोग बार बार देखते हो तो आपके माइंड में एक मॉडल बन